हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी की पाठशाला। आप सभी को मेरी तरफ से आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी भाषाओं को मैंने महज किताबों में रखा, बाकी भाषाओं को मैंने महज किताबों में रखा, हिंदी को सब जगह मैंने अपने भावों में रखा। इसी के साथ ही आज हम क्लास 12 का चैप्टर आलोक धनवा पढ़ेंगे, जिसकी कविता है पतंग। अब हम इसका पाठ परिचय देखते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि पतंग कविता में किसके बारे में बताया गया है। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है, जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। यहाँ कवि का सिर्फ एकमात्र रचना है पतंग, उसके 3 पाठ है। उसका तीसरा पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक यानी कि 12th क्लास में की पुस्तक आरोह में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं उमंगों का सुंदर चित्रण है। तो यहाँ पर जो बच्चे की इच्छाएं होती है, खेल के प्रति जो उमंग होती है, उत्साह है, उसका पतंग के माध्यम से चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों और प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त यानी प्रकट करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं यानी सीमाएं हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है। इसके माध्यम से बताया गया है कि आसमान में जो पतंगे हैं बहुत ऊंचाई तक उड़ती है, लेकिन बालक का मन उस ऊंचाई को भी छूना चाहता है। ये पतंग से माध्यम से बताया गया है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की ऐसी नई दुनिया है जिन्हें शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं। यहाँ जो तितलियां हैं वो आसमान में उड़ती हुई पतंगों को कहा गया है। दिशाओं के मृदंग बजते हैं, और जब बच्चा पतंग उड़ाने के लिए छत पर दौड़ता है, जो उसकी आवाज आती है, उसे मृदंग बजना कहा है। जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हुए पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उसके पास आ जाता है। यहाँ पर ये बताया गया कि बच्चा जब पतंग उड़ाने में बिल्कुल मस्त और लीन होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी पर वो नहीं घूम रहा, बल्कि पृथ्वी खुद उसके बेचैन पैरों के पास आ रही है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए। फिर भादो अंधेर के बाद कि शरद, यहाँ पे शरद ऋतु, इस कविता में शरद ऋतु वर्षा ऋतु के समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन का भी चित्रण किया गया है। कि शरद, यहाँ पे शरद ऋतु उजाले का प्रतीक है, क्योंकि शरद ऋतु आते ही सारे आसमान से बादल हट जाते हैं और सूर्य का चमकीला प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। और जो भादवा है उसके अंदर बादल होने से और वर्षा तेज होने से दिन में भी अंधेरे का एहसास होता है, इसलिए यहाँ भादवा अंधेरे का प्रतीक है। अब इस परिचय के साथ हम पतंग कविता शुरू करेंगे। पतंग सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। भादो का अर्थ है भाद्रपद का महीना। सवेरा हुआ खरगोश की लाल आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को खरगोश की लाल आंखों जैसा बताया है। तो यहाँ पर शरद ऋतु की समाप्ति, वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन का वर्णन विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से किया गया है। सबसे तेज बौछारे गई कि सबसे तेज वर्षा ऋतु वाला समय भादवे का महीना समाप्त हो गया है और शरद ऋतु का आगमन हो गया है। सवेरा हुआ और चारों तरफ सूर्य का प्रकाश फैल गया है। वह सूर्य का प्रकाश खरगोश की लाल आंखों के जैसा प्रतीत हो रहा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, यहाँ पे शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, उसे बालक का रूप दिया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, पुलों का जो अर्थ है वो है वर्षाकालीन बाधाएं, क्योंकि वर्षा के अंदर चारों तरफ कीचड़ हो जाता है, नालियां नाले सब रुक जाते हैं और चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। अपनी नई चमकीली साइकिल का अर्थ है यहाँ स्वच्छ आसमान और प्रकाशपूर्ण वातावरण। घंटी बजाने का अर्थ है पक्षियों का कलरव। जोर जोर से में पंडुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि जोर जोर की आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों का अर्थ ही समान है। तो देखते हैं हम, शरद आया पुलों को पार करते हुए कि शरद रूपी बालक वर्षाकालीन समस्याओं के पुलों को पार करके अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज दौड़ाते हुए और अपनी साइकिल की घंटी को जोर जोर से बचाकर चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारे यहाँ पर संकेत करने से अर्थ है, और दूसरा अर्थ अगर हम शरद ऋतु के पक्ष में लेते हैं तो यहाँ का जो अर्थ है वो है प्रकाशित वातावरण। पतंग उड़ाने वाले बच्चे के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए कि जो शरद ऋतु बालक है
वो अपने वर्षाकालीन समस्याओं को पार करके अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चला करके, दौड़ा करके और घंटी को जोर जोर से बजाकर अपने इशारों से अपने बराबर के बच्चे के समूह को अपने इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने का संकेत कर रहा है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, सर्द ऋतु में आकाश बिल्कुल मुलायम होता है, मुलायम से अर्थ है कि स्वच्छ होता है। आप हम इसका जो प्रतीक है उसका अर्थ के अनुसार देखते हैं कि यहाँ पर जो साइकिल है वो प्रकाशित वातावरण का प्रतीक है। कि वर्षा ऋतु जब होती है तो चारों तरफ आसमान के अंदर बादल छाए रहते हैं, वर्षा बहुत तेज होती है, अंधेरा छा जाता है और जो पशु पक्षी है सब अपने घोंसलों पे या पेड़ों पे छिप जाते हैं जाकर। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु की समाप्ति होती है और शरद ऋतु का आगमन होता है तो चारों तरफ सूर्य का चमकीला प्रकाश फैल जाता है और सारी पुलों को पार करने का मतलब है कि सारी जो वर्षाकालीन समस्याएं हैं, यानी कीचड़ और नदी नाले जो कि चारों तरफ पानी पानी होता है, वो सूखकर बिल्कुल सारे रास्ते साफ हो जाते हैं और चमकीली साइकिल और चारों तरफ सूर्य का प्रकाश फैल जाता है और उन पक्षियों का कलरव जो कि अपने घोंसलों में या अपने पेड़ों पर जाकर छिप जाते हैं वो भी वापस से आराम हो जाता है चमकीले इशारों से। और यही सब जो प्रतीक है वो शरद ऋतु के आगमन का संकेत है। अर्थात अपन यह कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं कि जैसे आसमान के अंदर जो है सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, पक्षी अपना कलरव करना आरंभ कर देते हैं और जो चमकीले इशारों से और ये सभी और सारी वर्षाकालीन समस्याएं समाप्त हो जाती है और यही सभी शरद ऋतु आने का संकेत है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों के बुलाते हुए कि सर्दी का मौसम पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है, क्योंकि इस वक्त जो सर्दी का मौसम है बिल्कुल उसमें आसमान बिल्कुल स्वच्छ और साफ रहता है और मंद मंद हवा चलती है जिससे पतंग ऊपर उड़ सके, जिससे पतंग आसानी से ऊपर उड़ जाती है। इस पूरे पैराग्राफ में बिंबों का प्रयोग है जब किसी प्रकृति के दृश्य को शब्द चित्र के माध्यम से बिंबों के माध्यम से प्रकट किया जाता है, दृश्य के शब्द चित्र के माध्यम से प्रकट किया जाता है तो उसे बिंब कहा जाता है। यहाँ पे सबसे तेज बौछारें गई और जो हमारी जितनी भी इंद्रियां होती है तो इंद्रियों के अनुसार सारे बिंब होते हैं। जैसे सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, इसमें हम देख सकते हैं तो इसमें दृश्य बिंब है। खरगोश की लाल एक आंखों जैसे सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए घंटी बजाते हुए, जो यहाँ घंटी बजाने को हम सुन सकते हैं इसलिए श्रव्य बिंब है, ऊपर इसमें दृश्य बिंब है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, इशारों को हम समझते हैं इसलिए भाव बिंब है और दृश्य बिंब भी है। पतंग उड़ाने वाले बच्चे के झुंड को चमकीले इशारों से आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, इसके अंदर मुलायम को हम किसी चीज को छूकर स्पर्श करके इसमें स्पर्श बिंब है। तो इस तरह इसमें अलग अलग लाइन में अलग अलग बिंब दिए हुए हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, कवि ने यहाँ पर पतंग को सबसे हल्की और रंगीन चीज बताया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कवि कहते हैं कि जो पतंग है वो एक रंगीन और पतले कागज से बनी हुई होती है और हल्की और रंगीन कागज की होती है और उसके अंदर बांस की पतली खपच्ची लगी हुई होती है जिससे वो आसानी से आसमान में ऊपर उड़ जाती है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और जैसे ही बच्चा पतंग को उड़ाने लगता है और पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगती है तो बच्चा उत्साह और उमंग से भरकर अपनी सीटियां, तिलकारियां उत्साह से भरकर शोर करने लगता है। तो तितलियां यहाँ पर आसमान में उड़ती हुई पतंगों का प्रतीक है और उसको देखकर जो बच्चा उत्साह और उमंग से भर गया है, सीटियां और तिलकारियां मार रहा है, शोर कर रहा है, वो उसकी नाजुक दुनिया है। अर्थात यहाँ पर तितलियों की नाजुक दुनिया, आसमान में उड़ती हुई ऊंचाई पर उड़ती हुई पतंगे और उसको देखकर शोर और तिलकारियां मारते हुए बच्चों को कहा गया है। जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, बच्चा जन्म से ही कपास अर्थात रुई के समान कोमल होता है। यहाँ पर कपास के समान या रुई के समान कोमल इसलिए कहा गया है
कि यदि रुई ऊंचाई से गिर जाती है तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, उसे कोई चोट नहीं लगती। उसी प्रकार जो बच्चे का शरीर होता है वो भी बहुत कोमल होता है। यदि वो गिर भी जाए तो उसे चोट कम लगती है या उसको चोट का एहसास कम होता है। पृथ्वी घूमती भी आती है उनके बेचैन पैरों के पास जब वे दौड़ते हैं बेसुध। यहाँ पर पतंग उड़ाते हुए बच्चे के उत्साह और उमंग का वर्णन किया है कि जब बच्चा बेसुध होकर अर्थात अपने होश को खोकर चारों तरफ पतंग उड़ाने के लिए अपने चंचल पैरों से इधर उधर दौड़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वह पृथ्वी पर नहीं घूम रहा बल्कि पृथ्वी ही घूमती हुई उसके चंचल पैरों के पास आ रही है। छतों को भी नरम बनाते हुए, यहाँ पे छतों को नरम बनाने का आशय है कि जब बच्चा पतंग उड़ाने में बिल्कुल तल्लीन होकर बहुत तेज गति के साथ दौड़ता है फिर भी उसे किसी भी कठोर छत का या सर्दी गर्मी भूख प्यास किसी का भी एहसास नहीं होता। उसके लिए वो छतें बिल्कुल नरम और मुलायम बन जाती है, छतों को मृदंग की तरह बजाते हुए। और जब बच्चा इधर से उधर छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंचता है और जो उसकी आहट होती है तो उससे जो आवाज निकलती है उसे मृदंग बजाना कहा गया है। अर्थात यहाँ पर छतों को भी नरम बनाने, कवि ने कहा है कि छतों को भी नरम बनाते हुए कि जब बच्चा दौड़ता है तो उसे किसी प्रकार की कठिनाई का एहसास नहीं होता, सर्दी गर्मी उसे सारी छतें भी बिल्कुल मुलायम मालूम होती है और दिशाओं को मृदंग बजाते हुए। और जब चारों तरफ दौड़ता है तो सारी दिशाएं मृदंग के समान बजती हुई प्रतीत होती है। जब वो पेड़ में बढ़ते हुए, पेड़ का अर्थ है झूला झूलना, बढ़ते हुए चले आते हैं डाल की तरह अक्सर लचीले वेग से अक्सर। यहाँ पर उपमालंकार है, इसमें दिशाओं की मृदंग की तरह बजाते हुए, इसमें भी उपमालंकार है। तो जब वे पेड़ में बढ़ते हुए कि जब बच्चा तेज गति से पतंग उड़ाने के लिए इधर से उधर खतरनाक किनारों तक दौड़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वह झूला झूल रहा है। यहाँ पर डाल की तरह अक्सर, डाल की तरह इसका वेग इसलिए कहा है, गति, वेग का अर्थ होता है गति, कि जिस प्रकार जब हवा चलती है तो पेड़ की डालियां ऊपर से नीचे तेज गति से होती है, तो बच्चा भी पतंग उड़ाने के लिए तेज गति से इधर उधर दौड़ता है, इसलिए उसे डाल पर झूला झूलने का प्रतीक बताया है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है सिर्फ उसके रोमांचित शरीर का संगीत। कि जब बच्चा पतंग उड़ाने में तल्लीन होकर छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाता है उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर, रोमांचित का अर्थ है उमंग और उत्साह से भरा हुआ शरीर, कि उस समय सिर्फ उन्हें गिरने से, ऊंचाई से गिरने से उनका जो उत्साह और उमंग से भरा हुआ शरीर है वही उन्हें बचाता है। यह शरीर का संगीत इसलिए कहा है कि जिस प्रकार किसी भी संगीत में यदि लय नहीं हो तो संगीत का कोई महत्व नहीं होता, संगीत लय के साथ ही अच्छा लगता है। तो लय का अर्थ है यहाँ पर आनंद, अर्थात आनंद से बच्चा इतना प्रसन्न रहता है कि उसे किनारों से गिरने का भय भी नहीं रहता। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, थाम लेने का मतलब सहारा देना, महज केवल एक धागे के सहारे। कि पतंग आसमान में ऊंचाई पर उड़ती हुई पतंगे महज केवल कि उतना बच्चा इतना उत्साह से और उमंग से भरा रहता है, इतना तल्लीन रहता है कि उन्हें आसमान में उड़ती हुई पतंग का जो धागा है उन्हें सहारा देकर बचा लेता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आसमान में पतंग उड़ती रहती है और वो सिर्फ एक धागे के सहारे ऊंचाई पर टिकी रहती है, उसे वो सहारा देता है, उसी प्रकार जो आसमान में उड़ती हुई जो पतंग है उसका जो उत्साह है वही बच्चों को गिरने से बचा लेता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र का मतलब होता है रोमकूप। अब रोमकूप जब भी हम प्रसन्न होते हैं या दुखी होते हैं तो हमारे रोमकूप खड़े हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ रंध्र का जो अर्थ है वो उत्साह से लिया गया है। पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, कि जब बच्चा बिल्कुल उसके पतंग के अंदर खो जाता है उड़ाने के लिए तो उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि पतंगों के साथ साथ बच्चा भी ऊंचाई पर अपने रंध्रों के सहारे, अपने उत्साह और उमंग और अपनी तल्लीनता के सहारे आसमान में उड़ रहा है। अर्थात यहाँ पर कवि ने ये बताया कि बच्चा इतना तल्लीन रहता है कि उसे बाहर की किसी भी चीज का एहसास नहीं होता। इस चित्र के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि बच्चा बिल्कुल दीवार पे खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा है, लेकिन फिर भी इसे गिरने का भय नहीं है। सभी बच्चे इसमें आसमान में उड़ती हुई पतंग को देख रहे हैं और बच्चा भी, इसका ध्यान सिर्फ ये नहीं है कि मैं यहाँ से गिर जाऊंगा, बल्कि इसका जो सारा ध्यान है वो इस पतंग पर ही केंद्रित है।
बच्चा सिर्फ इस पतंग को ही देख रहा है और सभी बच्चों का ध्यान इस पतंग पर केंद्रित है। इससे नीचे जो छत की कठोरता है या सिर्फ सभी देखिए यहाँ पर बच्चे नंगे पैर हैं, लेकिन किसी प्रकार का इन्हें किसी प्रकार की जो परेशानी है, समस्या है या फिर छत की कठोरता है, इसका किसी को भी एहसास नहीं है। अगर कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर बच्चा या तो कभी गिरता ही नहीं है, अपने उत्साह और उमंग में खोया रहता है, अगर कभी गिर भी जाता है, छतों के खतरनाक किनारों से बच जाते हैं और यदि उन्हें चोट नहीं लगती है और यदि वो बच जाते हैं तो और भी निडर होकर तो वो और निडर हो जाते हैं, अर्थात उन्हें किसी चीज का भय नहीं रहता। सुनहले सूरज का अर्थ चमकता हुआ सूर्य के सामने आते हैं, उसके सामने आ जाते हैं और पृथ्वी भी और तेज घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास और भी निडर होकर। यहाँ पर ऐसे युवकों को यहाँ पर उन लोगों के लिए बताया गया है कि जो व्यक्ति यदि किसी समस्या, कठिन परिस्थितियों का सामना करने से डरते हैं और यदि उन्हें किसी प्रकार की समस्या में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है तो वो निडर होकर वापस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यानी जब बच्चा पतंग उड़ाने के लिए उसमें तल्लीन रहता है और चारों तरफ पृथ्वी का पर घूमता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा उस पृथ्वी पर नहीं घूम रहा बल्कि पृथ्वी ही उसके चंचल पैरों के पास, अर्थात तेज गति से दौड़ने को बेचैन चंचल पैर कहा गया है कि तेज गति से दौड़ते हुए बच्चों के पैरों के पास आ जाती है। अब मैं आपको विशेष के पॉइंट्स बता रही हूँ जो व्याख्या के नीचे लिखने होते हैं एग्जाम में। सबसे पहले जो पैराग्राफ है सबसे तेज उड़ सके यहाँ तक का जो विशेष है उसमें हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। सेकंड पॉइंट शरद ऋतु का बिंबों के माध्यम से मनोहारी चित्रण किया है। बिंब में पहले ही आपको पाठ में स्पष्ट कर चुकी हूँ। खरगोश, थर्ड पॉइंट खरगोश की लाल आंखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार है। फोर्थ पॉइंट तत्सम उर्दू शब्दों का प्रयोग है और फिफ्थ पॉइंट जोर जोर से में पुंडुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब मैं कुछ आपको विशेष के पॉइंट्स ऐसे बता रही हूँ जो हमारे सारे पाठ में काम आएंगे। भाषा सरल व सहज है, खड़ी बोली का प्रयोग है, पतंग के बहाने बच्चे की बाल सुलभ चेष्टा का वर्णन किया है और अब इसमें मैं अलंकार बता रही हूँ जो कि अलग अलग लाइनों के हिसाब से अलग अलग पैराग्राफ में काम आएंगे। जैसे दुनिया की सबसे हल्की, इसके अंदर अतिशोक्ति अलंकार है क्योंकि पतंग को दुनिया की सबसे हल्की चीज बताया है, उसका बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। मृदंग की तरह बजाते हुए इसमें उपमा अलंकार है। डाल की तरह लचीले वेग से इसमें भी उपमा अलंकार है और पहले बता ही चुकी हूँ कि खरगोश की तरह लाल आंखों जैसा में लाल सवेरा में भी उपमा अलंकार है। तत्सम उर्दू शब्दों का प्रयोग है, ये भी सारे पाठ में काम आ सकता है। इधर से उपमा अलंकार है, ये भी लिखना चाहे तो हम सारे चैप्टर में लिख सकते हैं। थैंक यू।